Good morning, all of you. I hope you are doing well. Today we are going to be start new chapter, chapter number 3 in chemistry, atoms and molecules. तो आज जो है हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर, और जो हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इन द फर्स्ट टू चैप्टर ऑफ दिस बुक, अगर आपने लास्ट के जो आपके 9th क्लास के तो 2 चैप्टर है, अगर वो आपने पढ़े हैं अच्छे से, तो वी हैव डिस्कस अबाउट मैटर। हमने उसमें जो है मैटर के बारे में जाना, इट्स क्लासिफिकेशन हमने देखी, उसके मेथड टू गेट प्योर मैटर किस तरीके से हम जो है ऑब्टेन कर सकते हैं, ये हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा। 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन अपने मैटर में देखी, और जो क्लासिफिकेशन थी, फर्स्ट थी आपकी फिजिकल क्लासिफिकेशन और सेकंड थी आपकी केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें जो मैटर था, उस मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस में। और अगर हम केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो केमिकल क्लासिफिकेशन में जो एलिमेंट्स को जो डिवाइड किया गया है वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। आपको ये याद रखना है। आगे हम मूव करते हैं। इट वाज ए पॉइंट ऑफ डिस्कस अमंग इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर इन इंसिडेंट टाइम। तो यहाँ पर एक आपको जो है आपके जो इंडियन जो फिलोसफर थे और जो ग्रीक फिलोसफर थे, उनमें एक पॉइंट डिस्कस किया जा रहा था। क्या पॉइंट था वो जानने की कोशिश करते हैं कि दैट ऑफ व्हाट सब्सटेंस द मैटर इज यूटिलाइज मेड ऑफ। यानी कि आपका जो मैटर होता है, अगर आप यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि मैटर 2 टाइप के आपने लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ चुके हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन आप पढ़ चुके हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ जो इंडियन और ग्रीक जो फिलोसफर थे, उनके माइंड में ये क्वेश्चन था कि ये जो आपका जो मैटर होता है, ठीक है, वो किस चीज़ से बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ड्यूरिंग अगर आप देखते हैं 500 BC, अगर BC आप देखते हैं तो यहाँ पर BC स्टैंड करता है यानी कि ईशा पूर्व, यानी कि 500 ईशा पूर्व अगर आप जाते हैं, जो ईशा मसीह का जो जन्म हुआ था उससे 500 वर्ष पहले अगर आप जाते हैं, यहाँ पर एक इंडियन फिलोसफर था आपका महर्षि कानंद। तो महर्षि कानंद जो था सैड इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, यानी कि मैं क्या करने की कोशिश करूँ, एक मैटर मेरे पास है और उसे मैं डिवाइड करने की कोशिश करूँ, वी विल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल ऑफ मैटर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जैसे भी मेरे पास एक पर्टिकुलर मैटर है और उससे मैं डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं उसे छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर पा रहा हूँ, डिवाइड कर पा रहा हूँ। तो अल्टीमेटली ए स्टेज विल कम व्हेन इट कैन नॉट बी डिवाइडेड। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक टाइम वो आएगा कि आप उस मैटर को क्या नहीं कर पाएंगे, और छोटे पार्ट्स में आप उसे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ आपको बताई थी किसने, महर्षि कानंद ने ये चीज़ बताई थी आपको, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जो सबसे छोटा, जिसे आप क्या कर सकते हो कि जब वो एक स्टेज आ जाएगी मैटर की जिसे आप डिवाइड नहीं कर सकते छोटे ग्रुप में और डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं कर सकते हो, तो उस चीज़ को इन्होंने यहाँ पर एक परमाणु के नाम से यहाँ पर जो है बुलाया था। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड परमाणु। तो यहाँ पर आपका महर्षि कानंद ने कह दिया था कि जो मैटर बना होता है, और मैटर का जो सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है मैटर के अंदर में, वो क्या होता है, परमाणु होता है। ये चीज़ आपकी यहाँ पर बोल दी गई। अब देखिए क्या हुआ, अराउंड 400 BC में जब आप आते हैं तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं, एक ग्रीक फिलोसफर था। देखो महर्षि जो कानंद था वो इंडियन था, अब ये आपका क्या है, ग्रीक फिलोसफर है। और ग्रीक जो फिलोसफर आपका है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपका फिलोसफर का नाम है ल्यूसिपस, ठीक है। तो जो ल्यूसिपस जो है ये साइंटिस्ट आपका, जो ग्रीक का जो फिलोसफर है ग्रीक का, तो इसने क्या बताया था आपका, एक तरीके से कि जो पोस्टुलेट इसने दिया था, दैट ऑल टाइप ऑफ मैटर इज कंपोज ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। यानी कि कोई भी आपका एटम जो होता है, जो बना हुआ होता है, वो इंडिविजुअल पार्टिकल से बना हुआ होता है। और इंडिविजुअल का मतलब क्या है, जिसे आप डिवाइड नहीं कर सकते एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर उस चीज़ को उसने क्या नाम दे दिया था, आपका एटम नाम दे दिया था। तो यहाँ पर जो एटम से जो वर्ड होता है वो ग्रीक वर्ड होता है, और ग्रीक में इसका अगर आप मीन देखने की कोशिश करते हैं, इंडिविजिबल होता है, यानी कि जिसे आप क्या ना कर सके, फर्दर ब्रेक ना कर सके, तोड़ ना सके।
दिस थ्योरी वाज फर्दर डेवलप्ड बाय हिज डिसिपल। अब यहाँ पर देखिए जो ग्रीक फिलोसफर आपका जो था ल्यूसिपस, इसका एक क्या था, शिष्य था, ठीक है, और उस शिष्य का नाम क्या था आपका, डेमोक्रिटस, ठीक है। तो डेमोक्रिटस ने क्या बताया था, अब ये देखते हैं हम। हु बिलीव, उसका क्या मानना था, दैट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन शेप, साइज एंड एटसेट्रा। तो देखो यहाँ पर आपका क्या हुआ कि 500 BC में महर्षि का आनंद आया, उसने बताया कि जो सबसे छोटा से छोटा जो पार्टिकल होगा जिसे आप फर्दर डिवाइड नहीं कर पाओगे उसे आप परमाणु बोलोगे। फिर 400 BC में एक ग्रीक फिलोसफर आया है ल्यूसिपस, ठीक है, तो उसने आपको क्या बताया, उसने बताया कि भी सबसे छोटा जो पार्टिकल होगा जिसे आप डिवाइड नहीं कर पाओगे उसका नाम क्या है, एटम है। फिर उनका जो शिष्य था डेमोक्रिटस, इसने क्या बताया, इसने बताया कि भाई आपका जो एटम जिसे आप नाम दे रहे हो ना, उस एटम का हर एक अगर मैटर में आप देखते हो तो हर एक का शेप और साइज जो होगी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी, ठीक है। यहाँ पर ये चीज आपकी क्या हुआ, बताई गई। तो इसके बाद आप यहाँ पर क्या देखते हैं, फिर एक इंडियन फिलोसफर आपका आया। तो इंडियन जो पकुदा कतियामा, इसने जो प्रपोज किया, इसने बताया कि पार्टिकल ऑफ मैटर, चाहे वो एटम का हो चाहे वो परमाणु आप उसे कहो, ठीक है, नॉर्मली एग्जिस्ट इन ए कंबाइंड फॉर्म, यानी कि आप चाहे उसे एटम कह लो या फिर उसे आप परमाणु कह लो, कभी वो सिंगल फॉर्म में आपका जो है नहीं पाया जाता है, वो हमेशा क्या होता है, कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है। और डिफरेंट डिफरेंट आपकी जो है वेरियस काइंड ऑफ मैटर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल, यानी कि जब वो कॉम्बिनेशन जब वो करते हैं तो आपके क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपके क्या होते हैं, एटम आपके बनते हैं। तो दीज पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तो इन्हीं को नाम क्या दिया गया था, आपका मॉलिक्यूल नाम दिया गया था। तो अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है, ऑल दी थ्योरीज और ओपिनियन जो भी इनके थे, जो इंडियन फिलोसफर और जो ग्रीक फिलोसफर ने दिए थे, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में थे, यानी कि इनका मानना था, कोई एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन उन्होंने नहीं की थी, सिर्फ वो ऐसा सोचते थे कि ऐसा होगा, ऐसा होता होगा, ठीक है। तो 19th सेंचुरी में जब हम आते हैं तो एक स्कूल टीचर है जॉन डॉल्टन, ठीक है, तो उसने एक पोस्टुलेट दिया था और उसने बताया था कि एटम बेस्ड अपॉन द केमिकल लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन एट दैट टाइम। तो यहाँ पर डॉल्टन ने जो पोस्टुलेट जो दिए थे वो किस में दिए थे, केमिकल लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन एट दैट टाइम। दिस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर पुट फॉरवर्ड बाय A.L. आपका A.L. जो था लेवेसियर, और आपका यहाँ पर देख रहे हैं साथ में आप जोसेफ एल प्रोटेस्ट। तो यहाँ पर आप देखते हैं इन्होंने ये क्या किया था, आपका बताया था कि ये जो चीज़ें होती है वो आपकी केमिकल रिएक्शन में की स्टडी करने के बाद आपका यहाँ पर ये पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर याद क्या रखना है कि आपके इसमें जो अब तक पूछे जा सकते हैं, आपसे ये नियम पूछे जा सकते हैं कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जैसे अभी हमने पढ़ा कि आपके जो फॉरवर्ड किया था, इन्होंने आगे बढ़ाया था इस चीज़ को, जो डॉल्टन के जो पोस्टुलेट थे उस चीज़ पर। तो यहाँ पर आप देखिए 3 नियम आप यहाँ पर देख रहे हैं, 3 में से जो 2 नियम आपके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कॉस्ट एंड प्रोपोर्शन। तो ये दोनों जो आपके नियम हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपसे पूछ ले जाते हैं। देखो, अब इन्हीं चीज़ के बारे में हम यहाँ पर आज करने की क्या करेंगे, स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो दीज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर फॉर्मुलेटेड आफ्टर परफॉर्मिंग ए लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इन विच वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वर इन्वॉल्व। This law of chemical combination helped John Dalton to develop his famous theory, Dalton atomic theory। तो देखिए ये जो नियम आप यहाँ पर देख रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास देख रहे हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शन देख रहे हैं, मल्टीपल प्रोपोर्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो नियम आपके हैं, ये नियम क्या करते हैं, जो डाल्टन की ने जो थ्योरी दी है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो दी है, उसमें वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर सबसे पहला जो नियम है उस नियम को हम जानने की कोशिश करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। एक्चुअली में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इस चीज़ को क्या करना है, अपने माइंड में याद रखना है। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, एंटोनियो आपका ल्यूसिपस जो था, इसने गिव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आफ्टर परफॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी कि इसने यहाँ पर जो है ना, ये जो चीज़ें कही थी वो ऐसी नहीं कही थी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने जो है ये नियम दिया था।
तो ही ऑब्जर्व डैट, इसने क्या ऑब्जर्व किया था, व्हेन ए केमिकल रिएक्शन, देखो जब आपकी कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं हम किसी क्लोज कंटेनर के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या देखते हैं, देयर वाज नो चेंज इन मास, तो वहाँ पर उसके मास में आप किसी भी तरह का कोई भी बदलाव आप नहीं देख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अगर मैं बात करता हूँ तो इन्होंने बताया था कि जो मैटर आपका जो होता है इज नाइदर क्रिएटेड, नहीं तो उसे आप क्या कर सकते हैं, क्रिएटेड कर सकते हैं, नॉर डिस्ट्रॉयड, नहीं उसे आप क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसके अंदर आप नहीं तो ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हैं, मास को आप जनरेटेड कर सकते हैं, क्रिएटेड कर सकते हैं, और ना ही उस चीज़ को मास को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस चीज़ को हम आगे फर्दर जो है काफ़ी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअली में होती क्या है। तो केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। देखो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने माइंड में ये रखना है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद आपका कोई हमेशा क्या होता है, न्यू सब्सटेंस आपका क्या होता है, फॉर्म होता है। इन अदर वर्ड, आप दूसरे वर्डों में अगर आप समझने की कोशिश करते हैं तो व्हेन वन और मोर देन वन सब्सटेंस, मान के चलो एक या एक से अधिक अगर कोई सब्सटेंस है, चाहे वो आपका एलिमेंट हो चाहे वो कंपाउंड हो, और अंडरगो एक केमिकल चेंज, जब वो एक केमिकल चेंज में आता है, ठीक है, टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, तो वो वहाँ पर क्या करता है, एक न्यू सब्सटेंस को प्रोसेस करता है, और जब वो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है तो उसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि इनिशियली जो आप टेकन करते हैं, लेते हैं, उस चीज़ को तो आप रिएक्टेंट कहते हैं, और जो न्यू सब्सटेंस आपका जो फॉर्म होता है उसे क्या कहते हैं, आप प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या समझना है, कोई भी रिएक्शन आपकी अगर लिखी हुई होती है तो उस रिएक्शन के जो लेफ्ट साइड में जो चीज़ें लिखी हुई होती है वो तो आपका क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, और जो चीज़ आपकी राइट साइड में लिखी होती है वो आपका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मे बी स्टेट एज in a chemical reaction the total mass of the product is equal to the total mass of the reactant। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि आपको, जैसे मैंने अभी आपका बताया कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन में जो लेफ्ट साइड जो चीज़ें होती है वो क्या होती है, आपकी रिएक्टेंट होती है, और राइट साइड में जो चीज़ें होती है वो क्या होती है, प्रोडक्ट। तो अगर आपके लेफ्ट साइड में जो रिएक्टेंट है, ठीक है, जितने भी रिएक्टेंट है, चाहे वो 1 हो या फिर मोर देन 1 हो, आप उसका मास को ऐड कर लो, टोटल कर लो, और जो राइट साइड में जो आपका न्यू प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ है, ठीक है, उसका मास आप जो है जितने भी है उसे भी आप क्या कर लो, कैलकुलेटेड कर लो। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि अगर आप दोनों साइड का अगर मास देखते हैं तो दोनों साइड का जो मास आप देखते हैं वो क्या पाता है, आपको इक्वल पाता है। तो बिकॉज क्यों होता है, देयर इज नो गेन और लॉस इन मास इन ए केमिकल रिएक्शन। तो देखो यहाँ पर ये बताया गया है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो ना ही तो उसमें आप क्या करते हैं, मास को गेन करते हैं, और ना ही आप मास को लॉस करते हैं। तो मास जो होता है वो रिमेन क्या होता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, इट शुड बी मेड क्लियर, इससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है एक तरीके से, मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मीन्स दैट द मास ऑफ द सॉलिड, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, एंड गैसेस आर दी पार्ट ऑफ द रिएक्शन। कुछ भी आपका हो सकता है। कंसिडर दी, एक एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए आपने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया, तो जैसे ही आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो क्या होता है, आपका प्रोडक्ट क्या बना रहा है, आपका कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपका बना रहा है। तो देखो जिस चीज़ को आपने ऐड किया उस चीज़ को आप क्या रखेंगे, लेफ्ट साइड में रखेंगे, जैसे आपको नीचे रिएक्शन में भी दिखाई दे रहा है। तो जो लेफ्ट साइड में आपका रखा होता है वो क्या होता है, आपका रिएक्टेंट होता है, और जो चीज़ आपकी फॉर्म हो गई वो आपकी क्या होती है, प्रोडक्ट होती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो बाय परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट, जब इसने एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, इट इज़ फाउंड, इसने ये पाया डैट ऑन हीटिंग, मान के चलो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया कि कैल्शियम कार्बोनेट मैंने लिया 100 ग्राम, ठीक है, इट इज़ कम्प्लीटली, अब ये यहाँ पर जब मैंने केमिकल वो की डीकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने यहाँ पर की, केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हुई, जब मैंने इस चीज़ को हीट किया तो डीकम्पोज हुआ। तो जब वो डीकम्पोज होता है तो वो क्या बनाता है, आपका एक तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपका बना रहा है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट था, जो आपका क्या एक तरीके से रिएक्टेंट है, वो कितनी क्वांटिटी में आपने लिया, 100 ग्राम लिया,
और यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट बना, अगर आपका कैल्शियम ऑक्साइड में देखता हूँ तो 56 ग्राम बना, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर मैं देखता हूँ तो 44 ग्राम बना। तो आप यहाँ पर इन दोनों को ऐड करने की कोशिश करते हो। आप यहाँ पर जो प्रोडक्ट है आपका 56 ग्राम प्लस 44 ग्राम को आप यहाँ पर क्या करने की कोशिश करते हो, ऐड करने की कोशिश करते हो। तो आप यहाँ पर देखते हैं जो प्रोडक्ट आपका बना है वो प्रोडक्ट अगर आप कंबाइन करते हैं तो उसमें भी आप यहाँ पर देखेंगे कि 100 ग्राम के इक्वल है। तो यानी कि जब आपने रिएक्टेंट को हीट किया था वो भी 100 के बाद 100 था, और जब आपने प्रोडक्ट आपको जो फॉर्म हुआ है, ठीक है, उसमें भी आप देखते हैं तो अगर ओवरऑल अगर आप देखते हैं वहां पर तो वो भी कितना आता है आपका 100 आता है। तो इससे ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। यानी कि आपको कंजर्वेशन ऑफ मास के जो नियम है उसमें आपको यही चीज़ याद रखनी है कि आपका क्या होता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। दिस क्लियरली शो, ये एक तरीके से बिल्कुल क्लियर शो हो जाता है दैट मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। नहीं तो आप मास को क्या कर सकते हो, क्रिएटेड कर सकते हो, नहीं डिस्ट्रॉयड कर सकते हो ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन। अगर आप यहाँ पर दोबारा से अगर यहाँ पर इन अदर वर्ड में अगर आप समझना चाहते हैं तो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स अकर ड्यूरिंग ए केमिकल, तो आप यहाँ पर देखो रीअरेंजमेंट आप कर सकते हैं, उनकी पोजीशन आप क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उससे कोई भी आपका क्या नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज प्रूव दैट ड्यूरिंग डिफरेंट केमिकल रिएक्शन। देखो ये जो चीज़ हमने कही है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये आपका जो ग्रीक फिलोसफर जो है, ठीक है, इसने ल्यूसिफस जो है इसने क्या कहा है, ये जो चीज़ कही है वो किसके बेसिस पे कही है, आपके एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आपके यहाँ पर कही है। तो बहुत सी बार देखो इसमें आपके यहाँ पर दो चीज़ आपको याद रखनी है। तो आपसे वो क्या पूछ लेगा, सिंपल सा ही आपसे क्या पूछ लेगा कि आप बताइए कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास बताइए, या फिर आपको कोई न्यूमेरिकल दे देगा और न्यूमेरिकल जो है न्यूमेरिकल के थ्रू आपसे पूछ लेगा। देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका प्रॉब्लम मैं पढ़ता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो आपने यहाँ पर क्या देखा है, 20 ग्राम ऑफ, आप यहाँ पर देख रहे हैं आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, वो कितने ग्राम लिया आपने, 20 ग्राम लिया है, ठीक है। CaCO3 जो होता है ये आपका क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। कितने ग्राम लिया है, 20 ग्राम। आप इस चीज़ को क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। तो जब आप उस चीज़ को हीट कर रहे हो तो आप क्या समझ गए कि ये रिएक्टेंट है एक तरीके से, क्योंकि हीट जो किया जाता है वो किसे किया जाता है, रिएक्टेंट को किया जाता है। तो देखो जैसे ही आपने इस चीज़ को हीट किया तो ये हमें क्या दे रहा है, 8.8 ग्राम तो हमें दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। 8.8 ग्राम क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, और 11.2 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड आपको दे रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड आपका क्या होता है, CaO, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैल्शियम ऑक्साइड, तो यानी कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है ये एक तरीके से क्या आपके प्रोडक्ट है जो फॉर्म हुए हैं। यानी कि जब आपने कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया है तो उससे जो प्रोडक्ट आपके जो फॉर्म हुए हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड आपके फॉर्म हुए हैं। तो अब आप यहाँ पर देखना है कि आपने जो कैल्शियम जो कार्बोनेट आपने लिया था वो कितने ग्राम लिया था, आपने 20 ग्राम लिया था। आपका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में दो चीज़ है, एक तो आप देख रहे हैं प्रोडक्ट में आपका कैल्शियम ऑक्साइड है और दूसरा आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इन दोनों को आप कंबाइन करो, इनके मासेस जो है उनको कंबाइन करो तो देखो यहाँ पर आपका क्या था, जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड था वो कितना था, 11.2 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना था, 8.8। तो आप इन जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो आप यहाँ पर देखते हैं इनका जो सम आता है वो भी कितना आता है, 20 ग्राम। तो इससे आपको क्या हम जो है प्रॉब्लम 2 समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए प्रॉब्लम नंबर 2 अगर मैं देखता हूँ तो प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या बताया गया है कि आपके पास क्या है, एक रिएक्शन आपने कराई है। रिएक्शन किस किस के बीच में आपने कराई है, एक तो आपने लिया है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है, और दूसरा आपने क्या लिया है, सोडियम क्लोराइड आपने लिया है, तो NaCl आपने लिया है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाया दिया है कि आपने यहाँ पर जो लिया है क्वांटिटी, जो सिल्वर क्लोराइड आपने जो लिया है वो 1.1435 ग्राम आपने लिया है, ठीक है, AgCl, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं सोडियम नाइट्रेट, आप जो देख रहे हैं NaNO3 जो आप देख रहे हैं ये आपने जो लिया है ये कितने ग्राम लिया है आपने, 0.85 ग्राम लिया है। तो आपसे ये पूछा गया है कि आपका जो सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, रिएक्टेंट में वो आपका जो है कितना है, जबकि आपने यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड जो आपने लिया है वो कितना लिया है,
585 ग्राम आपने लिया। तो देखो आपको क्या समझ में आया कि दो चीज़ आपकी रिएक्टेंट है, दो चीज़ आपकी प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट में अगर मैं देखता हूँ तो सिल्वर नाइट्रेट है जिसको हमें निकालना है कि कितने मास उसका है। दूसरी चीज़ आपने यहाँ पर रिएक्टेंट में आप क्या देख रहे हैं, सोडियम क्लोराइड आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सोडियम क्लोराइड के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको है कि ये इतने ग्राम है। उसके बाद आप यहाँ पर प्रोडक्ट में अगर आप देखते हैं तो प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं कि जो आपका सिल्वर क्लोराइड जो आपका है वो 1.43 ग्राम है और आपका जो सोडियम नाइट्रेट है 0.85 ग्राम है। तो यानी कि प्रोडक्ट का मास तो आपको पता है, तो प्रोडक्ट का मास आप यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट का मास हमारा जब टोटल हम कर देते हैं तो दोनों का सिल्वर क्लोराइड का मास और सोडियम नाइट्रेट का मास हम वो कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। तो ये बैठता है आपका 2.285 ग्राम। और जब आप यहाँ पर रिएक्टेंट देखते हैं तो रिएक्टेंट में आपने क्या किया कि जो सिल्वर नाइट्रेट है उसका हमने मान लिया कि वो x ग्राम आपका है, ठीक है। और साथ में हमने सोडियम क्लोराइड का आपको मास दिया हुआ ही है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास का जो नियम है उस नियम को यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं। इन दोनों को हम इक्वल रखते हैं और इक्वल रखने के बाद हम यहाँ पर क्या पहुँच जाते हैं, हम इस रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं कि जो आपकी अननोन जो क्वांटिटी थी वो कितनी थी, 1.7 ग्राम आपकी अननोन क्वांटिटी थी, ठीक है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट, उस पर हम देखते हैं। जो नेक्स्ट हम नियम देखते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं, प्रोपोर्शन मीन्स होता है अनुपात एक तरीके से। यानी कि हम यहाँ पर देखेंगे कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज आल्सो नो, इस चीज को आप क्या जानते हैं, लॉ ऑफ डिफाइंड प्रोपोर्शन, यानी कि एक फिक्स रेशो आप यहाँ पर लेंगे, ठीक है, फिक्स अनुपात आप यहाँ पर लेंगे। और ये जो आपका दिया गया था एक तरीके से आपका जो दिया था ये कब दिया था, 1779 में आपका दिया गया था। और ये जो आपका दिया था ये किसने दिया था, आपसे पूछा जा सकता है, जोसेफ लेप्रोस्टेस्ट, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर जो है इसने दिया था। और इसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं अकॉर्डिंग टू इस नियम के अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ तो केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय द मास। देखो यहाँ पर इस चीज़ को आपको जो समझने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा माइंड पर फोर्स डालना पड़ेगा। तो देखिए हम यहाँ पर इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं और फिर हम वापस यहाँ पर आते हैं। देखिए यहाँ पर इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, एक तरीके से हम ये समझने की कोशिश करते हैं दैट द प्योर सैंपल ऑफ द कंपाउंड विल हैव द सेम एलिमेंट कॉम्बिनेशन इन डिफाइंड प्रोपोर्शन बाय द मास रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स। देखिए यहाँ पर आप इसका एग्जांपल के तौर पे समझिए, मान के चले आपके पास वाटर है, तो वाटर जो आप ऑब्टेन करते हो उसके बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं। आप हर जगह से वाटर को क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, लेक से कर सकते हैं, पाउंड से कर सकते हैं, रिवर से कर सकते हैं, वेल से कर सकते हैं, एशिया से कर सकते हैं, हैंड पंप से करते हैं, ओशन से कर सकते हैं, कहीं से भी आप वाटर पा सकते हैं। बट लेकिन अगर मैं प्योर सैंपल की बात अगर मैं वाटर की करता हूँ तो आप उसमें देखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही वो क्या होता है, बना रहता है। और उसमें यहाँ पर जो हम रेशो लेते हैं ना, वो रेशो कितना लेते हैं, ये फिक्स रेशो लेते हैं 1:8 का मास के अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए इसका वेरिफिकेशन लॉ के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देखिए, मान के चलो वेरिफिकेशन लॉ आप देखते हैं, तो हाइड्रोजन मैंने 10 ग्राम लिया, ऑक्सीजन मैंने 80 ग्राम लिया। तो अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को कंबाइन करने के बाद आपका क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। तो वाटर कितना आपने लिया, तो वाटर आपके पास जो फॉर्म हुआ वो कितना हो गया, 90 ग्राम आपके पास हो गया टोटल अगर आप देखते हो कंजर्वेशन ऑफ मास के नियम के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने 10 ग्राम वो लिया है और 80 ग्राम वो लिया है। तो रिएक्टेंट आपका कितने ग्राम का हो गया, 90 ग्राम का हो गया। तो वाटर आपका हो गया 90 ग्राम का आपका फॉर्म हो जाएगा। तो रेशो अगर मैं देखता हूं तो रेशो में क्या लेता हूं, एक तरीके से हाइड्रोजन को मैं डिवाइड करता हूं ऑक्सीजन से। तो जब हाइड्रोजन मैंने लिया है कितने ग्राम लिया है, 10 ग्राम लिया है, ऑक्सीजन जो मैंने लिया वो 80 ग्राम लिया है। तो 10 को 80 से जब मैं डिवाइड करता हूं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, 1/8 आ जाता है। 1/8 का मतलब क्या होता है, 1:8। यानी कि आपने जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमेशा जो आपको लेना है जब आपको वाटर फॉर्म करना है तो वो एक फिक्स रेशो में आपको लेना है। वो कितने रेशो में लेना है आपको, 1:8। तो यही ये नियम आपका कहता है। देखो कोई भी केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन, यानी कि जब वो कंटेन करता है सेम एलिमेंट कंबाइन, यानी कि जब भी आपको वाटर बनाना होगा, ठीक है, तो आप जब वाटर को जब आप बनाएंगे तो आप वहां पर क्या रखेंगे, हमेशा क्या रखेंगे, एक फिक्स रेशो रखेंगे, ठीक है। ये चीज आपका ये नियम आपका बोलता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको वाटर बनाना है, H2O बनाना है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का जो रेशो आपको हमेशा रखना है वो 1:8 ही आपको रखना है। उसके अलावा कोई रेशो अगर आप लेते हो तो आपको वाटर में बन के कुछ और बन जाएगा। ये चीज़ आपको अपने माइंड में इसमें यहाँ पर आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। आई होप आपकी ये चीज़ें क्या हुई है होगी, काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ।
तो इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। 1.75 ग्राम मैंने क्या लिया है, कॉपर लिया है, और उस कॉपर को मैं हीट करता हूँ, और जब मैं हीट करता हूँ तो वो क्या देता है आपका 2.19 ग्राम आपका कॉपर ऑक्साइड देता है। ठीक है, ये अनदर एक्सपेरिमेंट से। तो 1.135 ग्राम ऑफ कॉपर ऑन हीटिंग गिव 1.43 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए एक्सपेरिमेंट फर्स्ट से आप देख रहे हैं, तो मास ऑफ कॉपर का कितना है 1.75 है, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड का कितना है 2.1 ग्राम है। तो आपको यहाँ पर किसका निकालना है, ऑक्सीजन का, क्योंकि कॉपर से कॉपर आपका कैंसिल हो जाएगा, ऑक्सीजन आपका बच जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या करो, कॉपर ऑक्साइड के मास से आप क्या कर दो, कॉपर का हटा दो, क्योंकि रिएक्टेंट जो आपका है, प्रोडक्ट जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, आपके कंजर्वेशन ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं। इसलिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन का मास आप निकाल सकते हैं। तो ऑक्सीजन का जो मास यहाँ पर निकल के आता है वो कितना है 0.44 ग्राम आप कहते हैं। अब यहाँ पर आप रेशो कर दो किसका, कॉपर का और ऑक्सीजन का। तो जब कॉपर और ऑक्सीजन का आप रेशो करते हैं तो ये बैठता है आपका 1.75 अनुपात 0.44। तो आप यहाँ पर देखते हैं 4:1 के रेशो में आपका ये हो जाता है। एक्सपेरिमेंट सेकंड के थ्रू अगर मैं देखता हूँ तो मास ऑफ कॉपर देख रहे हैं आप 1.135 ग्राम, कॉपर ऑक्साइड का देख रहे हैं 1.43 ग्राम। इसके बाद आप ऑक्सीजन का सेम प्रोसेस करके आप ऑक्सीजन का निकाल लेंगे 0.295 ग्राम। तो यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हैं, रेशो जो आप देख रहे हैं कॉपर और ऑक्सीजन का, वो कितना आपका निकल के आ रहा है 4:1 रेशो निकल के आ रहा है। तो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और एक्सपेरिमेंट 2 के द्वारा जो आपका दोनों के द्वारा जो रिजल्टेंट जो आपका आ रहा है वो कितना है 4.1 आ रहा है। तो यहाँ से आपको क्या प्रूफ हो जाता है, आपका हमेशा जब भी आप क्या होगा, ये रिएक्शन होगी, तो आप यहाँ पर जो डाटा लेंगे वो कैसे करेंगे, आप डिफाइंड प्रोपोर्शन में ही आप लेंगे। यानी कि कॉपर का और ऑक्सीजन को जब भी आप इन कॉपर ऑक्साइड में आप यहाँ पर लेंगे तो आपको कॉपर ऑक्सीजन आपको हमेशा 4:1 में ही आपको क्या है लेनी होगी। आई होप आप सभी के समझ में आया होगा।